पिछली 2 कड़ियों से हम उन आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं जो आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन का अंत करती हैं। जैसा कि हमने ये बात समझी थी कि इस तरह की आत्माएं जब अपने मार्गदर्शक से बात करती हैं और तो उनकी क्या स्थिति होती है, और जब वो आत्मिक पुस्तकालय में पहुंचती हैं, यानी कि हमारे आकाशीय रिकॉर्ड जहाँ पे हमारे हर कर्म की ऊर्जा दर्ज है, जब वो वहाँ तक पहुँचती हैं, यहाँ से असली उनका पश्चाताप शुरू होता है। यहाँ से कुछ शिकवे शिकायतें शुरू होती हैं। यहाँ से कुछ वो कहती है कि पता नहीं है आपको कि मैं कितनी मुश्किल हालातों से गुजरी, इसलिए तो मैंने आत्महत्या करी। और तब उसके मार्गदर्शक उसे क्या समझाते हैं कि किस प्रकार ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें नियति का हिस्सा थी, और लेकिन ये आत्महत्या उसका स्वतंत्र कर्म था। इस चीज़ को हम पिछली 2 कड़ियों में समझ चुके हैं। अब उससे आगे बढ़ते हुए, जब एमी, जिसने की आत्महत्या की थी पास्ट बर्थ में, वो अपने आकाशीय रिकॉर्ड देखती है, तो जब उसने पहली बार लाइब्रेरी में कदम रखा तो उसने उस स्थान को, यानी लाइब्रेरी को, किस तरीके से डिस्क्राइब किया। उसने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पढ़ाई लिखाई की जगह है। गोथिल स्थापत्य का बना, पत्थर की दीवारें, संगमरमर की चमचमाती टेबलें। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होना लाजमी है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस धरती पर किसी संगमरमर की दीवारों की बात हो रही हो, एक इमारत की बात हो रही हो, तो ये क्या है? आत्मा लोक में इस तरह की चीज़ें देखने का जिक्र क्यों किया जा रहा है? तो ये स्थान एमी को पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि 12वीं सदी में वो एक संत हुआ करती थी यूरोप में, और उस समय उसे मठ से बहुत प्यार था और वो बस अध्ययन के कार्य में लगी रहती थी। ये स्थान कुछ उस स्थान से मिलता जुलता है, तो उसकी जो यादें जुड़ी हुई हैं अपने 12वीं सदी के उस पुस्तकालय से, कुछ उसकी सी झलक उसे यहाँ पे महसूस हो रही है। अब इस आकाशीय रिकॉर्ड के लिए उसके एग्जैक्ट शब्द थे, ये एक पुस्तकालय है जिसमें गहरे ज्ञान की भरी ढेरों किताबें हैं। इतिहास कह लीजिए या दस्तावेज कह लीजिए। अब ये आकाशीय रिकॉर्ड्स हमारे लिए तो हमारा इतिहास ही है ना, हर व्यक्ति का इतिहास ही तो है उसमें, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास। इस इतिहास से भविष्य बनने वाला है। खैर, अब आगे बढ़ते हुए, जब वो इस पुस्तकालय में पहुंची तो उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द एक सफ़ेद लबादी जैसा उसने कपड़ा पहना हुआ है, एक वृद्ध पुरुष सा है जो उसके आसपास मंडरा रहा है, उसके चारों ओर मंडरा रहा है। अब इस लाइब्रेरी में ये वृद्ध पुरुष कौन है? ये है, इसे आप लाइब्रेरियन कह सकते हैं, ये जीवन पुस्तकों के संरक्षक हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। जब आत्माएं पुस्तकालयों में आती हैं, अपनी जीवन पुस्तकों को खंगालती हैं, उस वक्त भी उन्हें सहायता की ज़रूरत तो होती है, चाहे उनके मार्गदर्शक उस वक्त उनके साथ नहीं होते, वो खुद ही मनन चिंतन करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में ये लाइब्रेरियन है जो उसे गाइड करते हैं, उन्हें समझाते हैं। ये उसी श्रेणी में आने वाली आत्माएँ हैं। अब जैसे ही एमी ने इस पुस्तकालय में अपने जीवन पुस्तकों की ओर देखना शुरू किया, उन्हें खंगालना शुरू किया, तो वो उस वृद्ध पुरुष के शब्द थे जो उसके आसपास मंडरा रहा था, अभी तुम्हारे यहाँ आने का समय नहीं हुआ था। अब वो लाइब्रेरियन है ना, वो वाकिफ़ है एमी के आकाशीय रिकॉर्ड से, तो उसने उससे कहा कि अभी तो तुम्हारे यहाँ आने का वक्त नहीं हुआ था। अब एमी को भी शिकायत है ना, एमी के जीवन की परिस्थितियाँ भी तो ऐसी थी कि उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने पड़ा। तो उसका जवाब था, मुझे यहाँ जल्दी लौटने के लिए मजबूर करने वाले हालात नहीं थे। मतलब इस एक शिकायत सी है कि हालात थे ना। अब न्यूटन का सवाल था, मजबूर करने वाली वजह मतलब? तो एमी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, मतलब नहीं समझे? जीवन में उसका सामना ना कर पाना, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसका सामना वो नहीं कर सकती थी, ऐसी बात है। अच्छा, अब ये लाइब्रेरियन क्या कर रहा है? अब यहाँ पर जो वो वृद्ध पुरुष हैं वो भी सपोर्टिव हैं, क्योंकि एमी ने भी तो शिकायत करी ना कि मैं क्या करूँ, मेरे तो हालात ऐसे थे, तो वो भी सपोर्टिव हैं। वो भी जैसे मार्गदर्शक बात को समझाते हैं तो वो भी समझा रहे हैं। तो उन्होंने एमी को, जहाँ पर वो लंबी लंबी डेस्क हैं, एक विशाल सा खुला सा स्थान है, किताबें हैं, वो उस ओर नहीं गए, मतलब वो अपने आकाशीय रिकॉर्ड को देखने की तरफ उसे नहीं लेकर गए,
बल्कि वो किसी और स्थान पर लेकर गए। वो एक छोटे से, एक निजी से स्थान पर उसे लेकर गए, ताकि बगैर किसी डिस्टर्बेंस के एक गोपनीयता बनाए हुए दोनों आपस में बात कर सकें। अब एग्जैक्टली उस स्थान पर हुआ क्या? उस स्थान पर जैसे कि एमी को ये लग रहा था कि अब देखिए, जैसे शरीर बीमार हो जाता है तो उसका इलाज होता है ना, तो एमी जिसने आत्महत्या करी, देखिए तो उसकी आत्मा एक तरह से बीमार है, उसकी आत्मा को इलाज की ज़रूरत है। मार्गदर्शक की नज़र में वो बीमार आत्मा है, और उस वृद्ध पुरुष की, लाइब्रेरियन की नज़र में भी वो बीमार आत्मा है। तो उसको समझाया जा रहा है, उसकी बीमारी को ठीक किया जा रहा है। अब जो आत्महत्या करके इस दुनिया से जाते हैं, उनके लिए उनके मार्गदर्शक या ये लाइब्रेरियन कह लीजिए या गुरुजन कह लीजिए, ये एक डॉक्टर की तरह हैं जो उनको हीलिंग प्रदान करते हैं। क्योंकि अब जैसे आप देखते हैं ना कि अब इस भौतिक दुनिया में तो क्या नियम है कि आत्महत्या करते हुए अगर आप बच जाते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, लेकिन फिर भी एक पोलाइट तरीके से मिलती है ना, आपको साइकोलॉजिस्ट की मदद मिलती है जिसकी आपको ज़रूरत है, आपको समझा जाता है। बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ पर भी उसको हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो उसे दी जा रही है। देखिए कितनी भ्रांतियाँ हैं ना समाज में कि आत्महत्या करने के बाद प्रेत बनते हैं, भटकते हैं, पता नहीं क्या क्या झूठ सच फैला हुआ है। तो ये देखिए, हम भगवान को क्या समझते हैं? क्या हमें क्या लगता है कि एक तो बच्चा बेचारा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो अच्छा टीचर क्या करेगा? उसे प्यार से हैंडल करेगा या उसे मारेगा? उसे समझाएगा ना। तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्थिति है। अब एमी की सोल को हील किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ? वो जो निजी सा स्थान जिसमें लेकर गए उसको, उसके लाइब्रेरियन, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये एक साधारण सा कमरा है जिसमें एक टेबल और कुर्सी रखी है, और वह लाइब्रेरियन एक बड़ी सी पुस्तक लेकर आ रहे हैं, और अब वो उसे खोलकर मेरे सामने ऐसे रखते हैं जैसे टेलीविज़न का पर्दा। ये उसकी आकाशीय रिकॉर्ड है, ये उसकी बुक है। अब इसी से समझ लीजिए कि आकाशीय रिकॉर्ड होते कैसे हैं, जैसे टेलीविज़न का पर्दा। अब आगे शुरू होता है कि उसके जीवन में, जीवन को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। तो हम समय रेखाएं होती हैं ना, समय रेखाएं, मैंने बहुत पहले एक बार एक वीडियो बनाई थी समय रेखाओं के बारे में, और बतलाया था कि समय रेखाएं में दर्ज हैं, हमारी वो घटना चक्र दर्ज हैं, तो वो समय रेखाएं उसके सामने हैं। अब डॉक्टर अनजान से बनते हुए, क्योंकि उन्हें पता तो है, वो पहले भी इस तरह के जो केस उनके सामने आए हैं, लेकिन वो अनजान से बनते हुए उससे कहते हैं, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, अब मुझे ये तो समझाओ कि इन रेखाओं का तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है। उन्हें सब पता है क्या संबंध है, लेकिन वो जानबूझ के माध्यम के सामने अनजान बनते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खंगाल सकें। अब यहाँ पर एमी जवाब देने जा रही है, ये जीवन रेखाएं हैं, मेरे जीवन की रेखाएं, मोटी, और ये जो रेखाओं के बीच का अंतर है, ये उम्र को, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को, अनुभवों को दर्शाता है, जिनकी घटित होने वाली प्रबल संभावनाएं हैं। और जो पतली या महीन रेखाएं हैं जो इन मोटी रेखाओं को काटती हैं, ये दूसरे प्रकार की घटनाओं और परिस्थितियों का प्रतीक है। अब ये पैराग्राफ आपके समझ में नहीं आया होगा, तो इसे ज़रा सरल तरीके से समझते हैं कि ये जो पुस्तक है ये बता रही है कि आपके जीवन में आपने, जैसे हमारे स्वतंत्र कर्म हमारे साथ है ना, तो आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटी और जीवन में क्या हुआ, और अगर वो ना होता, कुछ और आपका डिसीजन होता, आपका स्वतंत्र कर्म कुछ और होता, तो आपके जीवन का घटना चक्र कुछ और होता। तो वो जो कुछ और की संभावनाएं हैं ना, वो भी दिखा रहा है। मतलब आज आपके जीवन में जो घटित हुआ वो भी, और जो घटित नहीं हुआ, आपने फैसला कुछ और लिया होता और वो होता, तो वो भी, सब कुछ दिख रहा है आपको, सामने है आपके। बच्चा कम पढ़ता तो उसके नंबर कैसे आते, ज़्यादा पढ़ता तो उसके नंबर कैसे आते, बहुत ज़्यादा पढ़ता तो उसके नंबर कैसे आते, कौन से वो सब्जेक्ट ले पाता, किस में कितना नंबर ले पाता, किस में कितना क्लियर कर पाता, सब कुछ दर्ज है, सब कुछ। अब इसी चीज़ को मैं अगली कड़ी में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं।
साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जिसमें मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ भी बस अब ख़त्म ही होने वाली है और जल्दी ही बोर्न अगेन की सीरीज़ शुरू होने वाली है। बोर्न अगेन की सीरीज़ अगर हम उसे ध्यान से सुनेंगे तो हम समझेंगे कि जो प्रियजन इस दुनिया से हमारे चले गए हैं, जब वो रीबर्थ लेते हैं तो किस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, क्या हालात होते हैं, किस तरीके से रीबर्थ लेते हैं, कहाँ लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या निशानियाँ होती हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। वैसे बोर्न अगेन की 3-4 वीडियोस मैंने दोबारा जन्म इस नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे पाथ ऑफ पीस चैनल पर, उसमें भी मैंने बनाई हुई हैं, तो वो बीच में अधूरी रह गई थी, तो अब मैं इसे मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर शुरू कर रही हूँ। लेकिन अगर पहले की 4 वीडियोस 5-6 वीडियोस हैं शायद, वो अगर आपने देखनी है बोर्न अगेन सीरीज़ की, तो उसके लिए आप दोबारा जन्म नाम की जो प्लेलिस्ट है वो देखिए। पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछले 2 कड़ियों से हम उन आत्माओं के विषय में बात कर रहे हैं